नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं मदन सर आप लोगों के लिए आज एक इतिहास का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से इतिहास का एक पार्ट लेकर आया हूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आइए इसके बारे में पढ़ें। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक ये प्राचीन भारत से वीडियो है। 380 से 412 ईसा पूर्व तक ये भारत के शासक रहे। इनके पिताजी चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त इससे पहले समुद्रगुप्त शासक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये समुद्रगुप्त उत्तरा पथ के 21 और दक्षिणा पथ के 12 शासकों को 12 और 9 टोटल 21 शासकों को पराजित किया था। भारत का नेपोलियन इसलिए इनको कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये समुद्रगुप्त जो थे ये किसी शासकों से किसी से परास्त नहीं हुए थे। इनके भाई का नाम है रामगुप्त। अब चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद इनके भाई रामगुप्त बड़े भाई थे। हमारे इतिहास में ये परंपरा रही है कि पिता की मृत्यु के बाद जो बड़े भाई हैं उनके मतलब कि वो यहाँ के शासक हो गए या घर के मालिक हो गए, मालिकाना हक उनको दिया जाएगा। तो जो रामगुप्त थे इनका विवाह देवी से हुआ था। इनका नाम कुमार देवी नहीं, देवी चंद्रगुप्तम। एक पुस्तक है देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में ये कहा गया है कि रामगुप्त जो शक थे, जो हुड़ों का आक्रमण हो रहा था, चीन में एक जाति थी, बर्बर जाति थी, खानाबदोश जाति, वो थे हुड़। वो हुड़ सब उधर से आक्रमण कर रहे थे, उत्तर से हुड़ सब आक्रमण किए। सबसे पहले हुड़ों ने पश्चिम में आक्रमण करना शुरू किया और पश्चिम में आक्रमण किए और चीन वालों ने उनको एक आदिवासी एरिया जान के आदिवासी एरिया के अंतर्गत उनको अपने से अलग करना चाहा और इसलिए वांगटी सिक्यांग ने वहाँ चीन की दीवार का निर्माण कर दिया कि ये सब जो खानाबदोश बर्बर जाति हैं ये लोग इधर उत्तर से और पश्चिम से और दक्षिण से चीन वालों पे आक्रमण नहीं करेगी। इसलिए हुड़ जब वहाँ चीन की दीवार का निर्माण हो गया, हुड़ उत्तर से पश्चिम और दक्षिण में प्रारंभ कर दिए अब अपना आक्रमण। सबसे पहले हुड़ों ने आक्रमण किया शकों पर और शक सिंधु नदी से और पूरब और दक्षिण की तरफ भागने लगे। अब शकों ने आक्रमण किया। उस समय यहाँ का शासक था रामगुप्त, समुद्रगुप्त का लड़का और चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई रामगुप्त। अब रामगुप्त भोग विलासिता और ये बहुत अच्छा शासक नहीं था। रामगुप्त ने उन लोगों को ये सरेंडर कर दिया कि आप लोग ऐसा कीजिए कि ये रामगुप्त ने कुमार देवी को शकों को देने के लिए शकों का आक्रमण हुआ, शक इसको पराजित कर दिए। रामगुप्त ने इसको देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में लिखा गया है कि ये रामगुप्त अपनी पुस्तक देवी को ये उनके हवाले करना चाहा, लेकिन ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये बात अच्छी नहीं लगी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने ये कहा कि ये गलत है और ये अपनी ओर से एक लेख भेजवाया शकों के राजा मोह राजा मोह की वंशावली थी उनके पास से चंद्रगुप्त द्वितीय अपना पत्र भेजवाया और कहा कि वो आक्रमण करे, ये लोग आक्रमण के लिए तैयार हैं, चंद्रगुप्त और रामगुप्त। और चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित किया। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का, सबसे पहले चांदी का सिक्का, शकों को पराजित करके चांदी का सिक्का चलाया जिसको रुपयका कहा जाता है। रुपयका नामक चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाया था और ये शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये लोग वैष्णव धर्म से बिलोंग करते थे, इसलिए ये परम भागवत या मतलब कि भागवत धर्म में सबसे बड़ा ये उपाधि मतलब इन्होंने धारण किया था। इसके अलावा इन्होंने विक्रमांक नामक उपाधि धारण की थी जो विक्रमांक देव रचित पुस्तक में लिखा गया है। और इन्होंने रामगुप्त की हत्या कर दी और देवी से विवाह कर लिया। इसके बाद भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को, क्योंकि ये न्याय के लिए प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त द्वितीय न्याय के लिए प्रसिद्ध था और जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था न्याय के लिए हमारे इतिहास में केवल दो शासक प्रसिद्ध है। एक है जहांगीर और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जहांगीर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिस सिंहासन में बैठते थे उससे जब न्याय करना होता था उस सिंहासन को दूर रख देते थे
और उस एक पत्थर का स्टोन था, पत्थर का एक तो सिंहासन था, उस पर बैठ के अपना न्याय करते थे। न्याय के लिए प्रसिद्ध थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और जहांगीर भी न्याय के लिए प्रसिद्ध था इतिहास में। जहांगीर आगरा किला से यमुना नदी तक एक न्याय की घंटी लगवाया था, जो उसके बेडरूम तक जाती थी, और उसमें 60 घंटियाँ लगी थी। किसी को ये उसके जहांगीर की आत्मकथा में ये लिखा गया है कि 2-2 बजे रात को कोई व्यक्ति आके इसे पकड़ के जंजीर खींचता था तो 60 घंटियाँ एक कतार में बजती थी। उसी 60 घंटियों के कतार में बजने से, और वो मतलब कि नींद में भी रहता था तो उठ के अब आके जल्दी जल्दी फैसला सुनाता था। तो ये जहांगीर और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ये दोनों न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। ये इनका एक सिंहासन था पत्थर का, जिससे बैठ के वो न्याय करते थे। हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति में ये लिखा गया है कि हुड़ों का आक्रमण जब हुड़ों का आक्रमण हुआ, शकों के आक्रमण के पहले भी हुआ था, बाद में भी। समुद्रगुप्त जो इनके पिताजी थे, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, इसके समुद्रगुप्त के बीच शासन काल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। अब प्रयाग प्रशस्ति में हुड़ों के आक्रमण और शकों के आक्रमण के बारे में लिखा गया है। यह भी लिखा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय काशी के उत्तर में एक तो शहर बसाना चाहता था। अब इनकी राजधानी 2 थी, एक थी पाटलिपुत्र, दूसरी विदिशा। पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र पटना, और दूसरी थी कहाँ, विदिशा। विदिशा से अपनी राजधानी इन्होंने परिवर्तित करके उज्जैन बनाया, उज्जैन में। और उज्जैन में एक वही पत्थर का सिंहासन था जिससे बैठ के वो न्याय करते थे। विशाखादत्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी थी। विशाखादत्त पुस्तक किसने लिखा था, मुद्रा राक्षस। इसके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पत्नी का नाम था कुबेर नागा। कुबेर नागा से इनके 2 संतान उत्पन्न हुए थे। एक था कुमारगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना, और इनकी एक लड़की थी, उसका नाम था प्रभावती। वाकाटक, आधुनिक महाराष्ट्र, वाकाटक के शासक रुद्रसेन से प्रभावती का विवाह कराया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। बेताल भट्ट, इनके नवरत्नों में एक था बेताल भट्ट को जादू मंत्र या जादू शास्त्र का पिता कहा जाता है। ये बेताल भट्ट को जादू शास्त्र का पिता कहा जाता है। सिंहासन बत्तीसी, जो ये प्रसिद्ध पुस्तक है, कई देशों में इसको मतलब परिवर्तित करके, रूपांतरण करके, इसका अनुवाद करके हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, ये मतलब बाल कहानियाँ इस पर अधिक लिखी गई है। बेताल भट्ट ने सिंहासन बत्तीसी का इस पुस्तक को लिखा था। इसके शासनकाल में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, ये आर्यभट्ट ने सबसे पहले अपने पुस्तक आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में ये बताया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। इन्होंने आर्यभट्टियम पुस्तक में ये लिखा गया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है और क्यों लगता है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ये मतलब कि इनके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आर्यभट्ट ने ये जानकारी प्राप्त किया था, या इसका आविष्कार किया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने का कारण क्या है। अमर सिंह ने अमरकोश, इसके नवरत्नों में एक थे अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की है। अमरकोश, इसको शब्दकोश भी कहा जाता है, शब्दकोश के ज्ञाता थे। शंकु, इनके नवरत्नों में एक था शंकु को वास्तुकला का जनक कहा जाता है। वास्तुकला और स्थापत्य कला का अर्थ होता है जो कला स्थापित की जाए और युगों तक मतलब उसका, और ये वास्तुकला जो उस पर मतलब कि पितरादुरा डिजाइन वगैरह होती है, ये वास्तुकला। इसका वास्तुकला का जनक शंकु को कहा जाता है। इसका क्या था, नवरत्न था। चीनी बौद्ध यात्री फायान आया था 399 से 414 एडी अर्थात ईस्वी। 399 से 414 ईस्वी तक चीनी यात्री फायान आया था, यहाँ घूमने आया था, यात्रा करने देखने आया था। अब देखिए ये पुस्तक लिखी थी फूक्यो की एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में ये लिखा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया, और पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आज तक हमारे इतिहास में कुल 16 लोग ऐसे हैं जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए हैं, और अंतिम ये हेमू या हेमचंद्र बक्कल बनिया ऐसा व्यक्ति था जो 16वां है विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला। फूक्योकी में ये लिखा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने काशी के उत्तर पूर्व में लाहौरी काशी की स्थापना किया था 402 ईस्वी में। लाहौरी काशी की स्थापना
फुकोकी में यह लिखा गया है कि लाहुरी काशी की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने गंगा के बाएं तट पर 402 ईस्वी में लाहुरी काशी की स्थापना किया था। ये अपने इस यात्रा वृत्तांत फुकोकी में ये लिखता है कौन, फायान। 402 ईस्वी में गंगा नदी के बाएं तट पर लाहुरी काशी की स्थापना की। अब थोड़ा सा लाहुरी काशी के बारे में जान लें। अब ये लाहुरी काशी 402 ईस्वी में स्थापना हुई थी। इसकी 13 अप्रैल 1321 ईस्वी में राजा गज या गाजी बेग या गजरा राजा गज गयासुद्दीन तुगलक ने इसका नामकरण किया और गजरापति पूरा कर दिया 13 अप्रैल 1321 में। अब ये गजरापति पूरा करने के बाद इसको फिर ये गजरापति पूरा हो गया लाहुरी काशी का नाम। अब गजरापति पूरा से 4 जुलाई 1792 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसका नाम बदल के गाजीपुर कर दिया, गाजीपुर। इसके शासनकाल में बररुचि से क्या थे, नवरत्न थे। बररुचि संस्कृत व्याकरण लिखे थे पहली बार, पाणिनि भी पहली बार लिखे थे संस्कृत व्याकरण। ये बररुचि लिखे थे। इनमें कई वर्डों को नहीं दर्शाया गया कि ये वर्ड क्या मिश्रित द्विगुणित व्यंजन ये सब इसमें नहीं है। पारा का आविष्कार इसके शासनकाल में, इसके समय में जब ये शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो पारा का आविष्कार हुआ था। पारा। महाभारत की रचना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में पूर्ण हुई थी या लिखी गई थी, या मतलब इसकी रचना पूरी हुई थी। महाभारत की रचना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में पूरा हुई थी, लिखी गई थी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कहते हैं महाभारत को विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य कहते हैं। इलियड और ओडेसी ये दोनों ग्रीक, ये इलियड और ओडेसी ये दो ग्रीक बहुत बड़े बड़े महाकाव्य है। इससे भी बड़ा महाकाव्य कहा है महाभारत। ये इसके अयोध्या कांड में ये लिखा गया है कि महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी अयोध्या कांड में मिलती है, 7वां कांड में मिलती है, महाभारत में लिखा गया है, महाभारत में। और ये विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में रामायण की रचना हुई थी। रामायण की रचना विशुद्ध संस्कृत भाषा में हुई थी, जबकि ये महाभारत की रचना भी विशुद्ध संस्कृत भाषा में हुई थी। और महाभारत को वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन ने लिखा था। महाभारत को किसने लिखा था? वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन। जबकि रामायण को वाल्मीकि ने विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा। रामायण और महाभारत दो बड़े काव्यों की रचना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में पूरा हुई। पुराणों का संकलन, अंतिम रूप से पुराणों का संकलन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या गुप्त साम्राज्य में अंतिम रूप से पुराणों का संकलन हुआ। धन्वंतरी इनके नवरत्नों में से एक था। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। और धन्वंतरी को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का पिता कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है धन्वंतरी को। इनको चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। इसके अगले नवरत्न थे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने कुमार संभवम और माविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, पुष्यमित्र वामन ये इनके काव्य हैं। काव्य और नाटक, ये काव्य और नाटकों या काव्य इनकी रचना कालिदास ने किया था। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके अगला ये नवरत्न थे वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर ने सबसे पहले ये बताया था कि नाव नदी में चलते चलते जब समुद्र में जाएगी थोड़ा सा हल्का ऊपर हो जाएगी। ये किसने बताया था? वराहमिहिर। ये सबसे पहले आविष्कार तो नहीं किए थे, लेकिन बताए थे अपने इसके समय में ये बताए थे। एक खगोल शास्त्री थे, भूगोलवेत्ता थे। ये बताए थे कि अगर नाव चल रही है, नदी में चल रही है, समुद्र में चलेगी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी। इन्होंने ये भी बताया था कि अगर पानी में किसी बर्फ के टुकड़े को रखा जाएगा, जब बर्फ का टुकड़ा गल जाएगा तब पानी उतना ही शेष मात्रा में रहेगा। वराहमिहिर ने ये खगोल शास्त्री थे। ये था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में ये था। ये बस सही रहेगा ना।